हेलो देयर, वेलकम बैक। हम लोग क्वांट्स की एक नई रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। रीडिंग का नाम है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस रीडिंग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले डिस्कस कर लेता हूं। हमेशा की तरह आपको पता है कि इस रीडिंग के कई सारे पार्ट्स बनाने वाले हैं हम। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें सिर्फ दो लर्निंग आउटकम कवर करेंगे, लर्निंग आउटकम ए एंड बी। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर रीडिंग, तो ये रीडिंग एकदम भी हार्ड नहीं है। मैं जानता हूं इसका नाम है प्रोबेबिलिटी, सो आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही होगी कि यार ये एक हार्ड रीडिंग होने वाली है। वाइल मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहता हूं कि नहीं, ये रीडिंग एकदम भी हार्ड नहीं है। ऑल्सो आई कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस हियर कि आपने अगर सारे वीडियो पार्ट्स देख लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो या फिर में कैंडिडेट रिसोर्सेज हो, वहां पे आपको कोई तकलीफ होने वाली है और ऑब्वियसली एग्जाम में भी नहीं होने वाली। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स का ये जो पूरा रीडिंग बना हुआ है, ये रीडिंग में सच बताऊं तो मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं है, बल्कि उसका एप्लीकेशन इन फाइनेंस ज्यादा है। सो जहां जहां आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, जहां जहां आप वेट्स को यूज करते हैं, वो सारी चीजों के एप्लीकेशन के ऊपर में काफी चीजें कवर की गई हैं, जिसे हमने ऑल्टरनेटिवली दूसरे सब्जेक्ट्स में कवर भी किया हुआ है या फिर दूसरे रीडिंग्स में कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक लर्निंग आउटकम यहाँ पे डेडिकेटेड है टूवर्ड्स लर्निंग मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस वगैरह वगैरह, दैट यू विल लर्न इन अनदर रीडिंग ऑफ क्वांट्स। इसके अलावा एक पूरी रीडिंग है या एक पूरा लर्निंग आउटकम एक्चुअली, जो कि पोर्टफोलियो को लेकर के आपको बेसिक कैलकुलेशंस करने में मदद करता है, जैसे कि अगेन एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर में भी आपने पोर्टफोलियो में पढ़ना ही है एनीवेज। तो यस, मैं कह सकता हूं काफी हद तक ये एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाली है पूरी रीडिंग, और आपको इजी ही लगेगी। This is the final assurance from my end, and now I don't wish to waste any further time. Start करते हैं with our first learning outcome A. अगेन मैं आपको याद दिला दूं, इस वीडियो पार्ट में हम दो कवर करेंगे, लर्निंग आउटकम ए एंड बी। काफी सारे एग्जांपल्स लेंगे एज यूजुअल, सो दैट आपके लिए पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है और ये पूरी जो मैं कह सकता हूं आइडिया है ऑफ द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, वो आपके लिए काफी इजी हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं विथ लर्निंग आउटकम ए। ओके, सो नाउ नंबर वन, लर्निंग आउटकम ए की शुरुआत करते वक्त सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आ रही है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, हम इसके ऊपर में बात करेंगे। आउटकम क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे, और इवेंट के ऊपर में बात करेंगे। तीनों के ऊपर डेफिनेशंस प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं, एक एक करके उनके ऊपर में चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के लिए जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है दैट अ रैंडम वेरिएबल इज वन हुज पॉसिबल वैल्यूज और रिजल्ट्स आर अनसर्टेन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी क्या वैल्यू रहेगी कोई नहीं जानता, इट इज अनसर्टेन। एग्जाम्पल्स काफी सारे हो सकते हैं। आपने एक कॉइन उछाला, तो कॉइन उछल करके क्या आने वाला है नोबडी नोज, वो एक रैंडम आउटकम है। एनीथिंग कैन कम, करेक्ट। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सिमिलरली अगर आपने एक डाई को रोल किया, 1 से लेकर 6 में कुछ भी आ सकता है। कोई भी जो 1 से 6 के बीच में नंबर है वो बायस्ड नहीं है, रैंडम है, कुछ भी आ सकता है। सो दैट इज रैंडम आउटकम। एंड जस्ट इन केस आप मेरे जैसे क्रिकेट फैन हो, तो आपके लिए एक एग्जांपल क्रिकेट से भी है। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा कितने रन मारेंगे एक पर्टिकुलर मैच में, जैसे मान लो आज एक मैच है और आज के मैच में रोहित कितने रन मारेंगे, अगेन नोबडी नोज दैट। ही मे स्कोर बिटवीन 0 to 200, जो कि उनकी यूजुअली रेंज रहती है, तो उसके बीच में ही कैन स्कोर एनीवेयर। सो दिस इज बेसिकली रैंडम number या random variable, correct? Any variable which changes its value randomly, कोई भी चीज का bias नहीं है। अब क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी समझना पड़ेगा कि एक रैंडम वेरिएबल को आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली, अगर मान लो मैंने दो सिक्कों को लेकर के आपस में जोड़ दिया, सो दैट उसके दोनों साइड्स में हेड्स हैं, तब क्या वो रैंडम वेरिएबल रहेगा? नहीं, एकदम भी नहीं। इनफैक्ट अब वो वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि हर बार सिक्का उछालने पे उसकी रिजल्ट हेड ही आने वाली है। सो अगर उसका रिजल्ट ही फिक्स हो जाए तो वो वेरिएबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें डाई की, मान लो डाई का एक साइड को मैंने घिस करके मे बी वापस रेप्लिकेट कर दिया 6 को, तो 1 को घिस करके मैंने 6 कर दिया। सो नाउ इन आवर डाई वी हैव ओनली 5 आउटकम्स पॉसिबल। अब ये पांचों आउटकम्स में से मैं कहूंगा कहीं ना कहीं वेटेज ऑफ 6 इज मोर, बट ये फिर भी रैंडम ही है, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी हम नहीं जानते कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। सो जरूर वेटेज किसी एक पर्टिकुलर आउटकम का हमने बढ़ा दिया है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी वेरी रैंडम। हमने उसके साथ में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू रैंडमली नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस के साथ में सेट हो। अब आप बोलोगे इन्फ्लुएंस और कैसे आ सकता है? सो मेकिंग चेंजेस टू द शेप
किसी तरह वो लैंड हमेशा एक ही वैल्यू पे करे। अगर इस तरह के कोई चेंजेस आप कर पा रहे हैं तो मे बी वो रैंडम नहीं रहेगा, नहीं अदरवाइज इट विल ऑलवेज रिमेन एज अ रैंडम वेरिएबल। सो सीधी सी बात है, एनी वेरिएबल दैट कैन चेंज वैल्यू फ्रीली, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप उसे बायस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट इज अ रैंडम वेरिएबल। ये सबको समझ में आता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आउटकम। अब आउटकम क्या होता है? रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हर बार अलग अलग वैल्यूज लेकर के आएगा। फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा, अगर 5 मैच की सीरीज है तो पहले मैच में रोहित शर्मा माइट स्कोर अ टन यानी 100, और दूसरे मैच में हो सकता है 0 भी मार दे, तीसरे मैच में भी 25 और 30 कुछ भी। तो हर मैच में अलग अलग रन मार रहे हैं रोहित शर्मा, तो अगर हर मैच का अलग अलग रन है तो हर एक रन अपने आप में एक आउटकम है। ये सेम चीज आप कहीं पे भी कर सकते हो। आपने डाई ली, डाई को 5 बार रोल किया है तो 5 बार अलग अलग आउटकम्स आने वाले हैं, आप नोट कर सकते हैं। पहली बार में क्या आया, दूसरी बार में क्या आया, तीसरी बार में क्या आया, एंड सो ऑन। इन्हें हम कहते हैं आउटकम्स, करेक्ट। सो बेसिकली रैंडम वेरिएबल आपका, मैं कह सकता हूं वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, बट उसकी वैल्यू क्या आती है उसे हम कहते हैं आउटकम। सो आउटकम इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, एंड इसके ऊपर में ये मैंने एग्जांपल भी सेट किया है कि रोहित शर्मा ने आज के मैच में कितने रन मारे एक्चुअल में, दैट इज गोइंग टू बी आवर आउटकम। And then finally we are on to the definition of event. Event क्या होता है? Event can be a single outcome or a set of outcomes, correct? तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं एक इवेंट की। अब इवेंट कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं रोहित आज के मैच में कितने रन मारेंगे, देन आज का मैच वो इवेंट हो जाएगा। और अगर हम इस चीज पे बात करें कि रोहित शर्मा पूरे सीरीज में कितने रन मारेंगे, तो वो पूरी सीरीज बेसिकली एक इवेंट बन जाएगी। सो इवेंट होता है आपका एक पर्टिकुलर, मैं कह सकता हूं पीरियड, जिसके बीच में आप कोई डेटा को कैलकुलेट कर रहे हो या कोई डेटा को वैल्यू एसरटेन कर रहे हो। सो सारी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल है, उनकी हर एक वैल्यू आउटकम है, और जिस पीरियड के लिए आप ये सारी मेजरमेंट कर रहे हो वो इवेंट है। तो ये 3 बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के काम आएंगे। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम की बात करूं कि क्या ये एग्जाम में टेस्टेबल है, देन आई एम अफ्रेड इट इज नॉट। बहुत ज्यादा इससे चांसेस मुझे कम लगते हैं। दिस इज माई कॉल, ऑब्वियसली ये मेरा ओपिनियन है, इट कैन चेंज एज वेल। आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम बी की तरफ। विल मूव टुवर्ड्स लर्निंग आउटकम बी। अगर मैं लर्निंग आउटकम बी की बात करूं तो यहां पे हमको ये बोला है आइडेंटिफाई 2 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वी हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज एज वेल। दिस इज अ सिंपल रीडिंग, या रीडिंग बोल रहा हूं, सिंपल लर्निंग आउटकम है, बट हर एक चीज पे थोड़ा ध्यान देना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स are events that cannot happen simultaneously, okay, and the occurrence of one precludes the occurrence of others. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, इसको आमतौर पे मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही समझाता हूँ कि दोनों में से कोई एक इवेंट ही हो सकता है, तो अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं होगा। यानी कि तुम हो तो मैं नहीं, मैं हूं तो तुम नहीं। क्लियर? सो इट्स बेसिकली वेरी सिंपल। अगर हम एक टॉस की बात करें तो टॉस में अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। अब इन दोनों, अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। शोले नहीं चल रहा है जहां पे हेड और टेल दोनों आ सकता है, या दोनों ही नहीं आ सकता, दोनों में से कोई एक आएगा, कोई एक नहीं आएगा। नाउ दिस entire example can also be set around a die as well। अगर हम एक पासे की बात करें, डाई की बात करें, तो उसमें 1 से लेकर 6 के आउटकम्स हैं। जाहिर सी बात है ऑन फेस तो एक ही नंबर आएगा, 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आ जाएगा तो बाकी सारे नहीं आ पाएंगे। क्या ये भी एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है? यस, ये भी एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। सो यानी यहां पे यही कहना होगा कि अगर कोई भी ऐसा एक रैंडम वेरिएबल है जिसका आउटकम सिर्फ एक हो सकता है, एंड दैट विल एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द अदर आउटकम्स, तो फिर उसे हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी एक ही मैच में रोहित शर्मा, ऑब्वियसली मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं, एक ही मैच ओडीआई में रोहित शर्मा 2 अलग अलग स्कोर नहीं बना सकता। वो एक ही बार बैटिंग करने आएगा, जितना मारा मारा खत्म। सो वो भी अपने आप में एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, या फिर एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिजल्ट है। क्लियर? सो इट विल बेसिकली एक्सक्लूड ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है अपना एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हम सारे आउटकम्स को कवर कर रहे हैं। क्लियर? सो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर टेकन टुगेदर, एंड उसके बाद हम उसे बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस पे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले टॉस का ही, टॉस में हेड और टेल, इसके अलावा तीसरा कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। तो इन दोनों रिजल्ट को अगर आप साथ में ग्रुप कर दें तो ये अपने आप में एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं कह सकता हूं आपके पास इवेंट हो गया। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
एक्चुअली एग्जॉस्टिव भी है, एक्सक्लूसिव भी है, मेरे मुंह से एक्सक्लूसिव निकल रहा है, पर ये एग्जॉस्टिव भी है, समझिए। ये एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि हेड और टेल के अलावा तीसरा कोई भी ऑप्शन या फिर आउटकम है ही नहीं। लेट्स टेक डाई फॉर एग्जांपल अगेन। डाई में 1 से लेकर 6 के टोटल आउटकम्स होते हैं, तो यहाँ पे 1 से लेकर 6 का जो टोटल ऑब्जर्वेशन सेट है, उस ऑब्जर्वेशन सेट को हम आपस में कहेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यानी इसके बाहर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट वही अगर मैं रोहित शर्मा के एग्जाम्पल बात करूं, तो रोहित शर्मा 0 से लेकर पता नहीं कितने रन भी मार सकते हैं। आई नो कुछ नंबर्स पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली रोहित कैन नॉट स्कोर 1000 रन इन एन ओडीआई, बट देन हम उसके ऊपर में चर्चा नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो रोहित कैन स्कोर एज मच रन्स एज ही वांट्स। तो ऐसे में वो एक ऐसा डेटा सेट है जो 0 से शुरू हो रहा है और शायद इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है। मेरे को पता है देयर आर लॉट्स ऑफ बॉटल नेक्स, मेरे को पता है देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, बट एक बार उन रेस्ट्रिक्शंस और बॉटलनेक को अगर मैं छोड़ दूं, तो रोहित शर्मा अगर बैटिंग करने आया तो कितने भी रन मार सकता है। तो अब इधर हमारा जो मैं कह सकता हूं हमारा जो डेटा सेट है या फिर हमारे जो आउटकम की जितने भी वैल्यूज हैं, ये आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है ही नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन ऑल द आउटकम्स इन वन सेट। आमतौर पे अगर हम बात करें स्टॉक्स के यूनिवर्स की, तो स्टॉक्स का यूनिवर्स भी मैं कह सकता हूं एक तरह से म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होता या फिर एग्जॉस्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक है, वो स्टॉक कितना भी रिटर्न जनरेट कर सकता है, फ्रॉम 0% टू 0.1%, मे बी 0.25 एंड अप टू 300, 400, 500%। तो ये परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने आउटकम्स हो सकते हैं और सारे आउटकम्स यूनिक हो सकते हैं। सो एग्जॉस्टिव है कि नहीं है, ये इस चीज पे डिफाइन करेगा कि क्या आप सारे आउटकम्स गिना पा रहे हैं या नहीं। इफ यू आर एबल टू बेसिकली count all the possible outcomes, then those outcomes are mutually exhaustive. क्लियर? और एक्सक्लूसिव फिर से रिवाइज कर दूं, एक्सक्लूसिव तब होता है जब एक आउटकम के आने पे बाकी नहीं आ सकते, और एग्जॉस्टिव होते हैं सब लोग मिल करके। क्लियर? सो दैट्स एन एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब सारे आउटकम्स आ गए उसके कंसिडरेशन में। इस पे एग्जांपल भी दिखा हुआ है। आउटकम ऑफ डाई में 1 से लेकर 6 जो है, ये बेसिकली आपके आउटकम्स हैं। अब इसके बाहर और भी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सो यस दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब आते हैं अपने एक एक करके प्रोबेबिलिटी के डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात करनी शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, उसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसे हम कहते हैं पीई। P and E stands for event, so that will range from 0 to 1. ये इसके बीच में ही रेंज करेगा। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी की कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इट विल लाई बिटवीन 0 and 1। अब 0 और 1 क्यों होगा? बिकॉज 0 indicates 0% probability and 1 indicates 100% probability। तो कोई भी इवेंट की या तो प्रोबेबिलिटी 0% होती है या 100 होती है या उसके बीच में ही होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी बीइंग इमॉर्टल, करेक्ट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0%। भैया सबको मरना है, आपको भी मरना है, सो बेसिकली इमॉर्टल होने का तो प्रोबेबिलिटी 0 ही होना चाहिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेयर आई stay or I am alive for 1000 years, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 ही है। सो यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इमॉर्टेलिटी इज 0, सो वहां हो गई PE इज इक्वल टू 0। वहीं पे अगर मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज 100%, so in that case it is a what to say, it is a confirmed event। ये इवेंट होगा ही होगा, क्लियर, एंड ये इवेंट जब होगा ही होगा तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। क्लियर? सो यस, यहाँ पे दो तरह के इवेंट्स आप देखिए जो एक्सट्रीम्स हैं, एक है 0, एक है 1। 0 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0%, सो टेक्निकली दैट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कभी नहीं होगा। और 1 है जो कि 100% होने वाला इवेंट है, जिसपे प्रोबेबिलिटी 100% आ रही है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया डेथ का। क्लियर? इसके अलावा बीच में सारे नंबर्स प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं विराट कोहली एक पर्टिकुलर मैच में 100 मारेगा कि नहीं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो सकती है। इधर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 100% और समवेयर इन बिटवीन। तो ये होता है इसका पहला डिफाइनिंग क्राइटेरिया, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हैज टू लाई बिटवीन 0 and 1। बोथ द नंबर्स आर इंक्लूसिव, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने भी इवेंट्स हैं उन अगर ऑब्वियसली अगर वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो ये शर्त है, अगर ऐसा होगा तो सारे के सारे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज है उनका समेशन करने पे 1 भी आना चाहिए। नाउ वी कैन टेक दिस एग्जांपल ऑन
कॉइन टॉस, अगर हम बात करें टॉस की तो उसमें हेड या टेल दो चीज आती है और दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है. सो पहला इवेंट है हेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 50% एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज अनदर 50%. क्योंकि हेड और टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, तो ऐसे में दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का टोटल है वो 1 आना चाहिए, यानी कि 100% आना चाहिए, विच इज ट्रू. अब यही चीज अगर हम एक डाई पे बात करें तो वहां पे भी आएगा. डाई आती है 1 से लेकर 6 के बीच में, तो 1 से लेकर 6 के बीच में सबकी हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6, करेक्ट, जिसे हम 0.1666 भी कह सकते हैं. तो अगर हम बात करें तो डाई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है इवेंट. कैसे? क्योंकि 1 आया तो 2 से लेकर 6 तक कुछ भी नहीं आएगा, बाकी 5 आउटकम्स नहीं आएंगे, एंड 1 से लेकर 6 के बाहर और कुछ नहीं आएगा. सो ये एक्सक्लूसिव भी है, एट द सेम टाइम ये एग्जॉस्टिव भी है. ऐसे में जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स को 1 बना सकते हैं समेशन करने के बाद. सो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, इट इज 1/6. Probability of 2 is again 1/6. Probability of 3 is also 1/6 and so on. सारी probabilities की टोटल कीजिए, लास्ट में आपका 1 ही आएगा. 1/6 into 6 1. क्लियर? सो ये हो गया सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो पहली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबल इवेंट, 1 इंडिकेट्स 100% पॉसिबल इवेंट. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, तो वहां पे जितने भी आउटकम्स हैं या जितने भी इवेंट्स हैं, उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हैज टू कम टू 1 व्हेन यू सम इट अप. क्लियर? चलो, इसके बाद लास्ट चीज जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज. नाउ दिस इज फेयरली सिंपल, काफी इजी है. अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटीज की तो 3 तरह की होती है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. नंबर 1 इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 इज सब्जेक्टिव, नंबर 3 इज प्रायोरी. पहले सब्जेक्टिव की बात करते हैं, ये बहुत इजी है. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है जो आपने अपने मन से अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज करके डिसाइड कर लिया. फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे पूछा आज बारिश आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने ऐसे बादल देख करके बोला 50%. अब वो 50% कैसे कैलकुलेट हुआ? ये आपका पर्सनल लॉजिक है. क्लियर? आपकी खुद की जजमेंट है. पता नहीं आपको बादलों में ऐसा क्या दिखा, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि चलो 50% आज की प्रोबेबिलिटी है. जाहिर सी बात है, यही क्वेश्चन मैं और किसी से पूछूंगा, मे बी आपके दोस्त से पूछूंगा, तो फिर वो बोलेंगे 60% है. करेक्ट? क्योंकि वो अपनी जजमेंट यूज कर रहे होंगे. तो ऐसे में हर एक इंसान की जो खुद की जजमेंट है वो अलग अलग होती है. एंड फॉर दैट रीजन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मैन टू मैन या फिर वुमन टू वुमन डिफर करेगा. सो पर्सन टू पर्सन बेसिस पे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी विल डिफर. ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है. दूसरा, यहाँ पे पर्सनल जजमेंट का यूज हो रहा है और सब्जेक्टिव है, नाम में लिखा है सब्जेक्टिव है, तो आपके ये अपने खुद के पर्सनल जजमेंट और सब्जेक्टिवनेस पे डिपेंड करेगा. ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट दिस इज ड्रॉन ऑन सब्जेक्टिव रीजनिंग एंड पर्सनल जजमेंट. करेक्ट? एंड ऑब्वियसली दिस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए दैट सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यहाँ लिख लीजिए कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसके अलावा अगर हम बात करें अबाउट प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज की, तो प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज में फॉर्मल एनालिसिस और रीजनिंग यूज होती है, पर्सनल जजमेंट यूज नहीं होती. बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मल एनालिसिस करके प्रॉपर रीजनिंग बैठा करके आपने ये एस्टिमेशन किया है, तो उसे हम कहते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज. करेक्ट? नाउ इन सब से ज्यादा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. Now, empirical probability is a probability that you might have ascertained, you might have nahi, you have ascertained using historical data. Now, this is my favorite part. आप सबको शायद पता ही होगा that I am also a very keen enthusiast in the stock market. मैं equity research करता रहता हूँ. तो ऐसे में probability distributions मैं ascertain जब करता हूँ तो मैं empirical probability की थ्रू ही करता हूँ. यानी what do I do? मैं NSE की वेबसाइट पे जाकर के स्टॉक के पुराने हिस्टोरिकल डेटा को बेसिकली डाउनलोड करता हूं. एंड वंस आई डू दैट, आई डू सम नंबर क्रंचिंग, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वहां पे जो भी मैं प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशंस कर रहा हूं उनको मैंने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे एसरटेन किया हुआ है. सो यस, दैट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नोन एज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. इस प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में जरूर देयर आर सम रिस्क. नंबर 1 रिस्क यही है कि आपने हिस्टोरिकल डेटा पे सारी कैलकुलेशन की है, तो उसका फ्यूचर में होना नहीं होना जो आप
जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो जरूरी थोड़ी ना है, बट देन दिस एंटायर व्हाट टू से पैरामीटर और दिस एंटायर आई वुड से नॉलेज इज बेस्ड आउट ऑन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भी आपको यही पहला अजम्पशन लेता है कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी होगा। सो इफ यू कैन प्रेडिक्ट सम मूवमेंट बाय लुकिंग एट द प्राइस एंड द वॉल्यूम डेटा, तो फिर आप फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाती है। सो इफ यू बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, तो मेरे जैसे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। इसमें बस एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा का यूज होता है। क्लियर? सो यू आर गोइंग टू यूज हिस्टोरिकल डेटा, यू आर गोइंग टू एसरटेन प्रोबेबिलिटीज आउट ऑफ इट। नाउ दिस इज फेयरली सिंपल, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो मैंने विराट कोहली के सारे स्कोर्स, सारे के सारे जितने भी मैचेस खेले उनके स्कोर्स ले लिए, या मान लो फर्स्ट 200 मैचेस के स्कोर ले लिए, तो मैंने विराट का फर्स्ट से लेकर 200 मैच तक का जितना भी रन्स है उन सबको एक जगह लिख दिया। लिखने के बाद में आई कैन इजीली कैलकुलेट कि कितनी बार विराट ने 1 से लेकर के 9 तक रन मारे हैं, करेक्ट, या 0 से 9 मारे हैं, कितनी बार 10 से लेकर के 19 तक, कितनी बार 20 से लेकर के 29 तक, एंड सो ऑन। इस तरह मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं फॉर ऑल द डिफरेंट रेंजेस, एंड उन पे मेरे को अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बाय हाथ का खेल है। क्लियर? सो वो आराम से किया जा सकता है। सो वंस यू रीच प्रोबेबिलिटी, अब ये किस तरह की प्रोबेबिलिटी हो गई? ये हो गई एक एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यू हैव यूज्ड हिस्टोरिकल डेटा हियर। आपने पास्ट रिकॉर्ड्स को निकाल करके ही उससे प्रोबेबिलिटी एसरटेन करी है। इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली इट इज हेल्पफुल, इसलिए इतना ज्यादा यूज भी होता है, एंड यस यही रीजन है कि मैं भी इसको यूज कर रहा हूं। इसके अलावा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉब्लम है कि ये सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है, कोई फॉर्मल रीजनिंग भी नहीं हो रही, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड देन वी हैव प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पे फॉर्मल एनालिसिस इन्वॉल्व है, यहाँ पे पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बट देन इसको करने के लिए यू विल नीड लॉट मोर रिसोर्सेज, एंड अगेन एक्यूरेसी का तो यहाँ पे भी कोई अश्योरेंस तो ऐसे भी नहीं है। सो यू मे विश टू यूज इट और मे नॉट बी विशिंग टू यूज इट। जो भी है अपने सिलेबस में 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज का मेंशन था, मैंने उनको मेंशन कर दिया है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कौन सी प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। सो एम्पेरिकल में हिस्टोरिकल डेटा का यूज होता है, सब्जेक्टिव में पर्सनल जजमेंट और सब्जेक्टिविटी का यूज होता है, और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज का, तो वहां पे हम फॉर्मल एनालिसिस का यूज करते हैं। क्लियर? ये सिंपल है, क्लियरली सारी बातें लिखी हुई है, जस्ट गो थ्रू दिस, एंड यस दैट कंप्लीट्स अवर फर्स्ट पेज एंड ऑल्सो 2 लर्निंग आउटकम्स। हमने लर्निंग आउटकम ए और बी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आपको प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स अभी तक सिंपल लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम लर्निंग आउटकम सी एंड पॉसिबली डी और एफ भी कर रहे होंगे। सो विल मीट इन पार्ट नंबर 2। अभी के लिए इतना ही।